अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज कौमी असम्बली का बड़ा हीटेड सेशन देखने को मिला, जहां पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी ही हुकूमत के वुज़रा के ऊपर, अपनी इत्तेहादियों के ऊपर गरजे बरसे और आज़ाद कश्मीर के मामले के ऊपर खूब आड़े हाथों लिया। मामला कुछ यूँ है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक स्टेटमेंट दी कश्मीर से मुतल्लिक और वहाँ पर जो एहतजाज चल रहा है उससे मुतल्लिक, और उन्होंने ये बयान दिया कि जो कश्मीर में लोग हैं, रावला कोर्ट जो है वो तो कश्मीर की नुमाइंदगी या कश्मीरियों की नुमाइंदगी भी नहीं करता। इसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े गम व गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा गैर जिम्मेदाराना बयान है, कहा जलती पे तेल है, यहाँ तक कि इस्तीफ़ा भी ख्वाजा आसिफ साहब से मांग लिया। सुने ज़रा बयान बिलावल साहब का। आज़ाद कश्मीर का हालात है, हुकूमत वक्त ने, तमाम सियासी जमातों ने सियासी अंदाज में इसका हल निकालने की कोशिश की, लेकिन चंद ऐसे वजीर हैं, मगर ये हमेशा वजीर आज़म की काम में मज़ीद मुश्किलात पैदा करते हैं। ऐसे कुछ वजीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाता है। ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावला कोर्ट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है? ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह, कोई वजीरे इस मुल्क का वजीरे दिफा ऐसे बात करे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी बिलावल भुट्टो की आवाज़ में आवाज़ मिलाई और अपने अंदाज में उन्होंने ये कहा कि ख्वाजा साहब ने जो बात की है वो वज़ीर दिफा के शायान शान नहीं और उनको नहीं कहनी चाहिए थी। ये भी कहा कि खारजा महाज पर तो पाकिस्तान ने शानदार कामयाबी हासिल की है, लेकिन दाखिली महाज पर पाकिस्तान एतमाद खो रहा है। हुकूमत जो है वो पाकिस्तानियों का एतमाद खो रही है। लेकिन जो हुकूमत के पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, पार्लियामेंट्री एडवाइज़र भी हैं शायद, राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने अपने मिनिस्टर का दिफा किया। उन्होंने मज़ीद एक्सप्लेन किया कि ये जो एहतजाज हो रहा है और जो एक्शन कमेटी है आज़ाद कश्मीर की, इससे गुज़श्ता साल भी मुज़ाकरात हुए थे, इनके मुज़ाकरात के नतीजे में इनके मुतालबात भी माने गए, लेकिन इस वक्त जो बात हो रही है या जो एहतजाज हो रहा है ये उनके मुताबिक, यानी राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक, सियासी ज़्यादा है और इशू बेस्ड कम है। इसके ऊपर खैर बड़ी हीटेड डिबेट और मामलात बड़े संजीदा भी हो गए फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर। इसको डिस्कस करते हैं अपने तज्जियाकारों के साथ और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो तनकीद हो रही है इसमें कितना वज़न है। क्या जो बात कही जा रही है कि इस वक्त हुकूमत मामलात को कहीं ना कहीं उनकी स्टेटमेंट से बिगाड़ रही है, इशू को सही तरह हैंडल नहीं किया जा रहा, उसमें कितना वज़न है? क्या वज़ीर आज़म को जो बिलावल और मौलाना साहब बात करें उसका नोटिस लेना चाहिए? हमें ज्वाइन करें सारी की सारी डिस्कशन के लिए सलीम साफ़ी साहब, उमर चीमा साहब, शहजाद इकबाल साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब, हमें ये बताइएगा कि बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं तारीख़ी पस मंज़र में भी और मौजूदा जो सिनेरियो बना है उसको मद्देनज़र रखते हुए भी, ये सिर्फ सियासी तनकीद है, सियासी नुक्ताचीनी है, या फिर बिलावल की तनकीद में वज़न है और जो ख्वाजा साहब ने बयान दिया वो इश्तियाल अंगेज़ है? नहीं, मेरा ख्याल है बिलावल साहब की बात में वज़न है और उन्होंने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया है, उन्होंने ज़ाहिर है उसको पिक किया। मुझे आज जो बिलावल साहब जिस तरीके से वज़ीर दिफा पे बरस रहे थे उससे मुझे एतज़ाज़ अहसन और चौधरी निसार की वो याद आ गई, जब एतज़ाज़ अहसन मुसलसल तक पॉइंट आउट कर रहे थे टुवर्ड चौधरी निसार और वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, हालांकि जवाब देना चाहते थे वो। देखिए, बिल्कुल ठीक बात की है बिलावल ने, इसलिए कि ख्वाजा आसिफ का बयान वाकई गैर ज़िम्मेदाराना है, ख़ास तौर पे एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जब आपको पता है कि एक सिचुएशन जो है वो अनईज़ी है और ये ख़ास तौर पे कश्मीर को अगर हम मद्देनज़र रखें तो वहाँ कोई भी सिचुएशन ख़राब होने की सूरत में क्या आपके ख़ास तौर पे पड़ोसी मुल्क उसको किस तरीके से फ़ायदा उठा सकता है। देखिए, अहम बात यह है कि आपने बहुत जल्दबाजी की किसी भी एक इस जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने में और उन पर पाबंदी लगाने में। इतनी जल्दबाजी कम से कम पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स नहीं किया करती।
चाहे सिचुएशन कितनी ही ख़राब हो जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है एहतियात करनी पड़ती है। क्योंकि अब अगर आप ये बात कर रहे हैं कि उनसे दोबारा बातचीत वाली राह निकाली जाए, तो अब तो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर ही अनलॉफुल कर दिया है। तो सबसे पहले तो वो मेरा ख्याल है एक्शन को विड्रॉ करना चाहिए। यहाँ से वफ़द चाहे मौलाना की क़यादत में हो, बिलावल साहब की क़यादत में हो, उसमें मुस्लिम लीग के जाके संजीदा बात करें। बास पॉइंट्स होते हैं जो हार्ड होते हैं, जो शायद हुकूमत के लिए एक्सेप्टेबल ना हो वो हों, लेकिन बातचीत से ही रास्ता निकलता है। अगर हम एक बड़े इंटरनेशनल मीडिएटर के तौर पर सामने आ सकते हैं, तो हम बड़े नेशनल मीडिएटर के तौर पे क्यों नहीं सामने आ सकते? हम नेशनल मीडिएशन अपने कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ के लिए क्यों नहीं करते? हम क्यों एक एक्सट्रीम पोजीशंस ले जाते हैं और जो है वो बिल्कुल दूसरों को दीवार से लगा देते हैं? तो मेरा ख्याल है अब भी मसले का हल निकल सकता है। और बिलावल साहब ने जो पॉइंट आउट किया है, जो कि क्योंकि ज़ाहिर है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो वाले मिनिस्टर ने मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब को ख़ुद भी सोचना चाहिए। और उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि ख्वाजा साहब उस पर माजरत भी नहीं करने को तैयार। ख्वाजा साहब ने अब से कुछ देर पहले वैसे उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे किया, फिर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे भी वजाहत। वही मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब है, देखिए इससे पहले भी ख्वाजा साहब के बाज़ बयानात बहुत कंट्रोवर्शियल रहे हैं उसमें। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को ख़ुद भी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, मुस्लिम लीग की हायर लीडरशिप को इसका नोटिस लेना चाहिए कि आप किस तरीके से, यानी आप कौन होते हैं किसी को कश्मीरी और नॉन कश्मीरी कहने वाले उसमें। तो मेरा ख्याल है बिलावल ने जो पॉइंट आउट किया है, जो इशारा दिया है उन्होंने, और प्राइम मिनिस्टर से बाकायदा उन्होंने कहा है कि आपको, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने नाम लिए बगैर, उन्होंने बाकायदा वज़ीर दिफा कह दिया ना। तो या तो प्राइम मिनिस्टर को इसकी वजाहत करनी चाहिए। ख़ुद ख्वाजा आसिफ तो उस पोजीशन पे खड़े हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब का इस बयान से सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। उमर चीमा साहब, जो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं और फिर उसके ऊपर कायम भी हैं 2-3 दफ़ा तवज्जो दिलाने के बावजूद, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी कमोवेश इतने सख्त अल्फाज में तो नहीं जो ख्वाजा साहब ने बात की, लेकिन कहीं ना कहीं वही लाइन टो की। ये हुकूमती मौक़िफ़ है, इसके ऊपर हुकूमत एक सख्त स्टांस या एक सख्त पोजीशन लेने की कोशिश कर रही है, या फिर आप समझते हैं ये ख्वाजा साहब जिस तरह से एक ज़ाती राय का इजहार करते हैं वो है? अलीना, ये जब से अभी एहतजाज शुरू हुए थे तब से एक चीज जो मुझे फर्स्ट टाइम मेरे सामने अय्यां हुई वो ये है कि जो कश्मीरी पाकिस्तान में रहते हैं और वो जो कि आज़ाद कश्मीर में रहते हैं, मैं समझता था कि ये दोनों एक हैं, इनके दरमियान या एक दूसरे के लिए बड़ा फील करते हैं। और जो पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी हैं, ये वो लोग हैं कि जो मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके आए हुए हैं। हम जो कश्मीर को ज्यादा जानते हैं, जिस रेफरेंस से जानते हैं, वो कश्मीर काज के हवाले से जानते हैं। अब हुआ क्या कि ये जो एहतजाज शुरू हुए, ये जो मुतालबे शुरू हुए कि वो सीटों का इशू आ गया जी कि वो खत्म की जाए, इस हवाले से जो बातें हुई, उससे ये तकसीम ज्यादा वाज़े हो गई, एक चीज। दूसरा ये है कि अगर ख्वाजा साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखें तो ख्वाजा साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी एमएलए की सीट्स हैं जो कि इनके इधर से भी लोग मुंतखब होकर उधर जाते हैं। तो लिहाजा ये वो एक तरह की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीसरा, अगर आप देखें तो पंजाब में सबसे ज्यादा सीट्स हैं जो कि इस टाइम अंडर अटैक है आजाद कश्मीर की तरफ से, जिन पर एतराज आ रहा है, वो ज्यादातर पंजाब में है। या इन अदर सेंस आप ये कह सकते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर से आए हुए लोग हैं वो ज्यादातर पंजाब में आबाद हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि उन्होंने रावला कोर्ट को क्यों अटैक किया। अब मैंने उनको नहीं पूछा कि क्या वजह, लेकिन मेरी जो इस सारे अमल में ये जो कॉन्फ्लिक्ट की मैपिंग बन रही थी उससे मैंने जो अखज़ किया हो, एक तो ये है कि आपको पता है कि रावला कोर्ट इस टाइम एक ट्रबल स्पॉट भी था, बल्कि वो जो जॉइंट कश्मीर जॉइंट कमेटी के एक लीडर का कोई एक वो ऑडियो जो है वो भी लीक हुई, जिसमें वो कह रहा है कि रावला कोर्ट से कोई अगर कोई मामला शुरू होगा, लड़ाई शुरू होगी, तो फिर हम मुजफ्फराबाद में कुछ कर सकते हैं। रावला कोर्ट जो है वो ये जो पहले JKLF थी उसके भी हवाले से काफी एक मौसर प्लेटफॉर्म समझा जाता था, और अभी भी ये बातें थी कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी है इसमें उनके भी लोग जो है वो आगे हुए हैं। और ये बात अगर फैक्चुअली कहा जाए कि जो रावला कोर्ट के लोग हैं कि वो पोठोहारी लैंग्वेज बोलते हैं, अच्छा ये एक फैक्ट है। मैं इस बुनियाद पे ये कोई तफरीक नहीं करता कि वो कश्मीरी हैं या नहीं है, लेकिन इसका जो तनाजर मुझे समझ लगा वो ये है। अब ये है कि क्या इस स्टेटमेंट का कोई फायदा होने जा रहा है या नुकसान होने जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जो तकसीम पहले शुरू हुई है
ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी के तकाजों से शुरू हुई है, ये जो ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट है, इससे वो मजीद गहरी होगी। उससे कोई ऐसे नहीं है कि कोई जहम मुंदमल होंगे। ये ऐसे ही है कि जैसे इनकी तरफ से कोई पत्थर पहले नहीं फेंका गया था, वो फेंका गया है, ठीक है। तो इससे कोई उस तरह का कोई पर्पस सर्व नहीं होगा कि जिससे कोई अनरेस्ट जो है उसका को खात्मा हो सके। ये यही है कि जो ये एक ग्रुप ने एक बात की है, तो अब दूसरा ग्रुप जो है वो कोई उनकी तरफ से या उनके जज्बात की तर्जमानी के लिए दूसरी तरफ से बयान आ गया। तो इस हद तक मैं समझता हूं कि बिलावल ने ठीक कहा है कि ये बात पे डिस्करेज करना ही ऐसा अमल है कि ये तकसीम जो है ना, ये हमें उसके फैक्ट्स चेक करते रहे कि वो क्या पोटोहारी हैं या नहीं है। यानी कि हमें इन चीजों को इस मौके पे अवॉइड करना चाहिए। बास का जो फैक्ट्स होते हैं ना, उनको उनके लिए भी एक मुनासिब मौके का एक होना ज्यादा फायदेमंद होता है कि लोग उस टाइम सुनने को तैयार होते हैं जब वो इस तरह के माहौल में हो कि जिधर एक ऑलरेडी एक हॉस्टिलिटी भी हो, वोलेटिलिटी भी हो। तो उस तरह में ये कोई अच्छा पर्पस सर्व नहीं करते। अच्छा, लेकिन ये बात भी कि पोटोहारी होना ना होना, ये तो बल्कि लिसानियत को भी बढ़ा रही है सर। तो ये किसी भी मौके पे अगर कही जाए तो ये इनअप्रोप्रिएट नहीं है क्या? जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। हाँ, मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तकसीम बढ़ रही है। मसला ये है ना, मैं जो आपको स्टार्ट में बात की कि वो कश्मीरी जो कि मकबूजा कश्मीर से आए हैं, अच्छा, उन्हें भी एक अपनी आइडेंटिटी खतरे में लगती है। वो कहते हैं कि हम कश्मीरी हैं, ये हमारी सीटों के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इनकी तरफ से एक तरफ से जवाब आया है कि नहीं, असल कश्मीरी वो हैं जो हिजरत करके आए। वो देखा जो ख्वाजा साहब की जो ट्वीट है कि उसमें उन्होंने हिजरत से उसको मशरूत किया हुआ है। ये उस तनाजुर में ये चीजें चल रही हैं। यानी कि अगर हम इसको कंटेक्स्ट के बगैर देखेंगे, हमें समझ नहीं लगती कि ये क्यों मामला क्यों शुरू तो बिलावल साहब जो गुजारिश कर रहे हैं वजीर आजम से या मुतालबा कर रहे हैं वजीर आजम से, क्या आपको लगता है वजीर आजम को सुनना चाहिए और उसके ऊपर अमल करना चाहिए? देखिए, अगर ख्वाजा साहब को वजारत दिफा से हटा देंगे, ख्वाजा साहब के पास कितने को इख्तियार है वजीर दिफा के तौर पे, तो या अगर बिलावल साहब बन सकते हैं, उनको वो बाइख्तियार बन सकते हैं, वो आगे बन जाए। मेरा नहीं हाल, यानी कि उनको ये कह देना काफी था कि ठीक है कि इनको ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, और वो उन्होंने बात की है, इस हद तक ठीक है। आगे क्या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए या यानी कि इस मुतालबे पे इस्तीफा हो जाना, रिजाइन हो जाना, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो। शहजाद इकबाल साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? ये जो सारा का सारा मामला इस वक्त बना है, ये सिर्फ इस इशू के ऊपर तो इंटरनल ऑब्वियसली बड़ा हसास मामला है, ख्वाजा साहब के ऊपर बयानात और उनके सोशल मीडिया पैगामात के ऊपर एक तवातुर से तनकीद होती चली आई है। क्या इसको ज़ाती मामला समझ के छोड़ दिया जाए या आपको लगता है उनकी वजारत एक वेटेज होल्ड करती है और इसके ऊपर पूछताछ होनी चाहिए? नहीं, देखिए अलीना, अगर आपके पास एक वजारत हो, अहम वजारत हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, आप पार्टी के सीनियर लीडर हो, तो कोई बयान पे जाती नहीं रहता। मतलब वो कह रहे थे, जो शो का क्लिप मैंने भी सुना है जिसमें वो कहते हैं मैं तो जाती तौर पे रावलाकोट के लोगों को जो है कश्मीरी समझता नहीं हूँ। अब देखिए, इस मौके पे एक 19वीं सदी में ये इंटीग्रेशन हुआ था, पूंछ जो स्टेट है उसमें रावलाकोट का। अब वो हो चुका है, उसके बाद तो आपको पता है कितनी तारीख पीछे रह गई है। 1947 आया, 1949 आया, आज आपको पता है रावलाकोट में भी इलेक्शंस होते हैं। एक उनकी हैसियत है, जो वजीर आजम होता है, जैसे अभी फैसल राठौर है पीपल्स पार्टी के, तो ऑब्वियसली रावलाकोट भी उसी का हिस्सा है। तो ये इस वक्त बहस करके इस पे मेरे ख्याल से एक नया इशू छेड़ने के बजाय हमें यही सोचना चाहिए कि डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हमने किस अपने एरिया में ये करके नहीं देखा? बलूचिस्तान की मिसाल तो हमारे सामने है ना। हमने देखा है वहां पे आपने बजोर ताकत उसको सेटल करने की कोशिश की है, तो क्या इतनी दिहाइयों में हम उसको सेटल कर पाए? हम नहीं कर पाए। तो यहाँ पर भी देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी काम करती है, एहतजाज करना, दुकानें बंद कर देना और अपनी एक जिद पे अड़ जाना, और फिर कोई अपनी पॉलिटिकल हैसियत भी ना डिक्लेयर करना कि ठीक है आप सियासत में हिस्सा लें, आप विवाद मराएं, उनमें बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जो दुरुस्त नहीं है। लेकिन उसका मतलब क्या है? उसका क्या मतलब ये है कि रियासत जो है वो फिर कहेगी कि ठीक है हम आप पे चढ़ दौड़ते हैं, या रियासत ये करेगी कि ठीक है डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली आपको हल करते हैं। और अगर रियासत इतनी कॉन्फिडेंट है कि यार ये तो मुट्ठी भर लोग हैं जिनकी कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है, तो फिर क्यों उनको एक सियासी तरीके से आप आउट नहीं कर सकते? अभी इलेक्शंस हो जाएंगे, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई जो भी जमातें हिस्सा लेंगी, जाहिर सी बात है जब उनके लोग आएंगे, एक फ्रेश मैंडेट होगा, तो वो अक्सरियत में होंगे, तो वो सियासी तौर पर उनको हराए ना, डिप्लोमेटिकली उनको डील करें। मतलब अगर आपकी सोच ये होगी कि चढ़ दौड़ेंगे हम और हर पाकिस्तान के इलाके में ये करेंगे
तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आप जितने फ्रंट खोलेंगे हुकूमत उतना कमजोर होती रहेगी। आज नहीं होंगे आप तो शायद मुस्तकबिल में जो हुकूमत आएगी या जो रियासत होगी उसको नुकसान पहुंचेगा। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मामले को जो है वो दुरुस्त तरीके से निपटाना चाहिए। और इसमें अगर कोई वजीर आके ऐसा बयान देता है जिससे मजीद इश्तियाल अंगेजी होगी तो उससे कभी कोई फायदा नहीं, उससे नुकसान ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखें एक बात तो है ना कि अभी ये जो डिमांड है इनकी 12 सीटों वाली, ये 6 महीने पहले या 6-8 महीने हो गए ना जो मुआहिदा हुआ था, क्या वर्किंग की हुकूमत है उसके बाद से? मतलब अगर आप ये कहेंगे कि हम एक लॉलीपॉप देकर आ जाते हैं और फिर जो है देखें हमने तो इनकी बात मान ली थी और ये हो गया फलाना हो गया, तो आप भी तो बताएं ना एक्शन क्या है। अब एक बात जो है अभी बिलावल साहब भी कर रहे थे कि एक वजीर आता है वो कहता है कि 12 सीटें हमारे जेब में है। भाई एक इशू है उसको आप रिजॉल्व करें। मैंने उस दिन भी आपको बताया था प्रोग्राम में नंबर्स के साथ कि जो 33 सीटें हैं आजाद कश्मीर की, वहां पे 33 लाख वोट है, यानी 1 लाख वोट पे एक सीट है। और जो दूसरी है जो कश्मीर वैली वगैरह की हैं वो 12 सीटें हैं और 4.5 लाख वोट है, यानी कि 40,000 पे एक वो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी हुई है। तो कम से कम आप इस पे नेगोशिएट कर सकते थे जब आपके पास टाइम था। अब तो आप कहते हैं ना इलेक्शन सर पे आ गए, आप क्या कैसे इस पे डील करेंगे, आप तो चाहते हैं इलेक्शन ना हो। तो जब वक्त था तो डील कर रहे थे इस पे, क्या ठीक है 12 नहीं तो 8 कर लो, 8 नहीं तो 6 कर लो, कोई तो नेगोशिएशन आप स्टार्ट करते। तो इस तरह के वे आउट निकाले जा सकते हैं। लेकिन एक बिलावल साहब को भी ये बताना चाहिए ना, जब वो इतनी तकरीर कर रहे हैं तो जरा बताइए, ये जो अभी मज़हर साहब ने बात की कि किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए कलअदम करने में। पहले तो सवाल ये कि क्या ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का फैसला है, और अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट का फैसला है तो क्या ये फेडरल गवर्नमेंट का फैसला है या ये आजाद जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का फैसला है? क्योंकि फैसल राठौड़ तो क्रेडिट लेते हैं इस बात का कि कोई और वे आउट ही नहीं था, उनको कलअदम ही करा देना चाहिए था। तो आपका वजीर आजम है, ये जब फैसला हो गया कलअदम करने का ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को, उसके 4 दिन बाद जरदारी हाउस में शायद एक मीटिंग भी, और वहां से फिर यह खबर सामने आई कि जरदारी साहब और बिलावल साहब समझते हैं बातचीत के जरिए मसला हल होना चाहिए। भाई आपका प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है वहां पर, हम बहुत सारी चीजों में बात नहीं कर सकते हैं, हमें तो आपको पता है कि बड़ी सेंसरशिप का सामना हो जाता है। लेकिन आप तो एक बड़ी पार्टी के चेयरमैन है, आपके पास नेशनल असेंबली का फ्लोर है। अगर आप खुलकर ये नहीं बता सकते कि क्या आपके वजीर आजम ने बैन किया है, जो क्रेडिट लेते हैं आप, फिर अगर और उन्होंने किया है तो आप वफाकी गवर्नमेंट को क्यों इस पे इल्जाम ठहरा रहे हैं? तो आप बताइए ना कि किसने किसका फैसला था ये फिर। तो मेरे ख्याल से ये हमें चीजें सॉर्ट आउट करने की जरूरत है कि किसका फैसला था, फेडरल गवर्नमेंट का था, आजाद जम्मू कश्मीर का था। ये नहीं हो सकता कि आप सारी चीजें उन पर डाल दें। ये मैं उससे हट के बात कर रहा हूँ। ये बात उनकी ठीक है कि जब कोई आग लगी हुई हो तो आप वहां पे तेल मोहतात रहना चाहिए बयानात से मुतल्लिक, लेकिन बाकी जो डीलिंग है हुकूमत की उससे मुतल्लिक बताना चाहिए ना कि ये हुआ कैसे है सारा कुछ। अच्छा शहजाद, आपने बड़ी अहम बात की है कि मुज़ाकरात क्यों नहीं हुकूमत ने 1 साल के दौरान किए, क्यों इन इशूज़ को पहले नहीं उठाया गया। सलीम साफ़ी साहब, हमें प्लीज़ ये बताइएगा, अब मौलाना साहब जो इसमें सालिसी कर रहे हैं, दरमियान में इन्वॉल्व हुए हैं, क्या अहमियत है, आप क्या समझते हैं यहाँ पर मौलाना साहब कि कितनी मानी जाएगी, कितना लेवरेज है या नहीं है उनके पास? ऑल्सो ये सीट्स के मामले के ऊपर भी बड़े हसास है वफाकी हुकूमत भी, और फिर ऑब्वियसली जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्या यहाँ पर मुज़ाकरात की सीट्स को लेके कोई गुंजाइश है? देखिए, जहाँ तक ये पहले वाले मामले का ताल्लुक है ख्वाजा आसिफ साहब के बयान का, तो मैं भी उसको इंतहाई गैर मुनासिब समझता हूँ। और किसी भी इलाके के अवाम के बारे में या किसी कौम के बारे में किसी दूसरे फ़र्द का ये कहना कि वो कश्मीरी है या नहीं है, ये इंतहाई नामुनासिब बात है। आम आदमी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लोग इस मामले में इतने सेंसिटिव होते हैं, कुजा के उस मुल्क का वजीर दिफा वो इस तरह की बात करे। और ये पता नहीं क्या, चूंकि वजीर दिफा का कोई काम नहीं होता तो वो शायद ट्वीट्स ही करते रहते हैं और बयानात देते रहते हैं। ये अभी तो उन्होंने ताज़ा तरीन रावलाकोट से मुतालिक ये इरशाद फरमाया है, लेकिन इससे पहले उनके बयानात ने और उनके ट्वीट्स ने अफगानिस्तान के फ्रंट पे भी बहुत ज़्यादा जलती पे तेल का काम किया। लेकिन बिलावल साहब भी इसकी जिम्मेदारी से पूरी तरह बरियोज़िम्मा नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पे उनकी हुकूमत थी पिछले पूरे साल। और जब इन लोगों ने पिछला धरना किया था तो बाकी मुतालबात तो उनके तस्लीम कर लिए गए थे, लेकिन कुछ चीज़ें मुतनाज़ा रह गई थी। तो इस पूरे अरसे में जब तक उन्होंने दोबारा एहतजाज की कॉल नहीं दी थी, तो सवाल ये है कि बिलावल साहब ने उनको एंगेज क्यों नहीं किया और इस पूरे साल डेढ़ के अरसे में उनके साथ क्यों मुज़ाकरात नहीं किए गए। अब ये जो मौलाना साहब वाला मामला है
तो मौलाना साहब को एक्शन कमेटी की तरफ से ऑफर की गई है, क्योंकि मौलाना साहब की पिछली तकरीर जो असम्बली में थी वो उनको बड़ी पसंद आई थी, और उन्होंने कहा कि अगर मौलाना साहब सालसी करना चाहते हैं तो हम उनको इख्तियार देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में उनके जिस तरीके के मुतालबात हैं और उससे मुतालिक फिर हुकूमत का जो रिस्पांस है, क्योंकि हुकूमत की पॉलिसी वही है जो आज राना सनाउल्लाह साहब ने असम्बली के फ्लोर पे बयान कर दी, तो उसमें कोई मीटिंग पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। और राना सनाउल्लाह साहब और ये लोग ये दावा कर रहे हैं कि शुरू में जब इनके मुतालबात थे तो उसमें ये सीटों वाला मामला शामिल नहीं था, लेकिन उस पर मुस्लिम लीग नून भी अड़ी हुई है और पीपल्स पार्टी भी अड़ी हुई है, और खुसूसन मुस्लिम लीग नून उन सीटों को बरकरार रखना चाहती है, और दूसरी तरफ एक्शन कमेटी वाले उन सीटों का खात्मा चाहते हैं। उनका ख्याल ये है कि हुकूमत इसके ज़रिए फिर पॉलिटिकल मैनेजमेंट करेगी और हुकूमत साजी में इन सीटों को इस्तेमाल किया जाएगा, और इन सीटों पे दानदी होती है। जबकि ये लोग कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी की खातिर घर बार छोड़े हैं, हिजरत किया है, कुर्बानियाँ दी है, तो इनको कश्मीर के सिस्टम से निकालना और उनको वोट का हक ना देना, ये तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ जो है ज्यादती है। तो मुझे नहीं लगता, एक तो अभी ये एक्शन कमेटी ने तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम तजवीज़ किया था, लेकिन हुकूमत ने अभी तक उनको ये इख्तियार नहीं दिया है कि वो जाके सालसी करे। और मुझे नहीं लगता कि अगर शहबाज शरीफ हो तो शहबाज शरीफ साहब शायद उनको इख्तियार दे दें, लेकिन बिलावल साहब नहीं चाहेंगे कि ये क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान सर लें। बिलावल साहब ने तो आज फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि मौलाना साहब को स्पेस मिलनी चाहिए, मौलाना साहब को देना चाहिए इसमें इख्तियार। नहीं, ये स्पेस लेनी चाहिए कि क्या बात है, देनी चाहिए। यहाँ पे फिर वो बात आती है ना, देखिए जो ताना आज उन्होंने एमक्यूएम की हुकूमत को दे दिया, ठीक है, जो एमक्यूएम के वजीरों को आज उन्होंने ताना दिया कि फिर आप वजारतें छोड़ दें, और इसी तरह की बातें करते हैं, तो ये चीज़ बिलावल साहब पर भी सादिक आती है। अगर आपसे पूछे बगैर और आपके वज़ीर आज़म से पूछे बगैर किसी ने उसको करदम कर दिया है और आप उस पर खुश नहीं है, तो फिर आप हुकूमत छोड़ दें। अगर इस तरह आपकी बात नहीं मानी जाती तो खुद तो बिलावल साहब की भी तो ये पोजीशन है ना कि सदारत भी ली हुई है, खातून अव्वल की नशिस्त भी ली हुई है उस खानदान ने, एक सूबे की वजारत आला भी ली हुई है, अब गिलगित बल्तिस्तान भी उनको मिल गया, और साथ हुकूमत के साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सरबराही भी ली हुई है। तो हालांकि वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्या क्या गिनवाएंगे, आईनी तरमीम से लेके बाकी एजेंडास के अंदर हिमायत ज्यादातर पीपल्स पार्टी की रही है, बाकी पर्सनल एजेंडास के ऊपर हल्की फुल्की। आपने बहुत सारे सवालात, बहुत क्रिटिकल आपने सवालात उठाए, उन पे भी ये सवाल सादिक आता है ना कि फिर आप भी छोड़ दे अगर आपकी मर्जी के खिलाफ सब कुछ हो रहा है। बहुत अहम और बहुत सवालात उठाए, इसके ऊपर बाकी तज्जियाकारों से मजीद इस बात भी करेंगे। एक यहाँ पर छोटा सा वक्फा लेने, उसके बाद वापस आते हैं। आज़ाद कश्मीर के एहतजाज का इशू हम डिस्कस कर रहे हैं, और आज जो कौमी असम्बली में बहस हुई है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने इत्तेहादी हुकूमत के जो वज़रा हैं उन पर बड़ा गम गुस्सा का इजहार किया है, वज़ीर आज़म से मुतालबा भी किया है। मज़हर अब्बास साहब, ब्रेक से पहले आपको ऐड भी करना चाह रहे थे, और साफ़ी साहब ने, शहजाद ने बड़े सवालात भी उठाए। बिल्कुल, शहजाद ने भी और सलीम साफ़ी साहब ने भी बिल्कुल सही बात की है। बिलावल भुट्टो को ख़ुद पीपल्स पार्टी के रोल को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बहरहाल और जैसे भी उनकी हुकूमत वहाँ बनी है, उसके बाद उनकी हुकूमत के मातहत ही ये सारे एक्शन हुए हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें उस चीज़ को देखना चाहिए। दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात ये है, और ये मैं पहले भी बात करता रहा हूँ, कि एक ज़माने में ये ट्रेंड कम था कि पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो वहाँ की सियासत में अमली तौर पे हिस्सा लेती थी। अगर आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का उठा लें, सरदार अब्दुल क़य्यूम का उठा लें, तो वो हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करते थे कि इंडिजिनस पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए कश्मीर के अंदर, जो ख़ुद वहाँ, अब ये यहाँ से जब इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये जो 12 सीटों का मसला है, इसमें ज़ाहिर है 8 सीटें तो पंजाब में हैं,
और 2 खैबर पख्तूनख्वा में, 2 कराची में, तो पीपल्स पार्टी को तो इनमें से कोई नशिस्त नहीं मिलती आम तौर पे। तो ये भी एक व्यू है कि पीपल्स पार्टी क्यों। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस मसले को रिज़ॉल्व होना चाहिए, इस मसले को रिज़ॉल्व होना चाहिए और उस एक्शन कमेटी पर से ये पाबंदी हटनी चाहिए। जब आप पाबंदी हटाएंगे तभी तो आप नेगोशिएशन करेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल और करना चाहती हूँ। क्या जो हुकूमत की डीलिंग है इस मामले के ऊपर वो गलत रही है, उसमें सुकुम है और ये बेहतर तरीके से इसको डील करना चाहिए था, या फिर दूसरी तरफ आप देखें, क्योंकि एक्शन कमेटी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद ये हो रही है कि वो मामलात को ज़्यादा भड़काने या फिर मामलात को बैठकर सॉल्व करने से नहीं बल्कि ज़रा कशीदा रखने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो दोनों में से कौन सी सिचुएशन आप समझते हैं इससे ज़्यादा सादिक है? देखिए, वर्स्ट सिचुएशंस होती हैं, बाज़ औक़ात आप वर्स्ट सिचुएशन से भी मुज़ाकरात के ज़रिए ही निकलते हैं। और इसमें सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने 77 की है, जब बहुत कई 100 लोग मार दिए गए थे, उसके बाद भी टेबल पर ही बैठे ना। एब्सोल्युटली। लेकिन इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि अगर कोई बैठ जाए जत्था लेके एहतजाज करने के लिए, अनरीजनेबल हो जाए और लोगों को, मॉब को एक एंगेज कर ले। लेकिन 2014 के धरने में क्या हुआ था? 2014 के धरने में पीटीआई के क्या हुआ था? अल्टीमेटली एक जुडिशल कमीशन बना, उस कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पे चीज़ें रिजॉल्व हुई ना। और पीपल्स पार्टी ने एक पोजीशन ली उस वक्त कि जी हम कुछ भी हो जाए, हम जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो नहीं करने देंगे उसमें। तो एक मसले को रिजॉल्व करते हैं। बाद औक़ात मैं नहीं कहता कि एक्शन कमेटी की सारी बातें दुरुस्त हैं या उनका एक्शन दुरुस्त है, लेकिन जब आप उससे हार्ड पोजीशन ले लेते हैं, आप उनको अनलॉफुल डिक्लेयर कर देते हैं, आउटलॉड डिक्लेयर कर देते हैं, तो चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। उमर चीमा साहब, यही सवाल आपसे। नहीं ना, मैं तो इस जब से ये मसला शुरू हुआ है ना, मैं उस तनाज़ुर में इसको देखता हूँ। हम ना एक आम बात करते हैं और ये यानी मैं भी कहता हूँ कि जी मसले का ना कोई सियासी हल तलाश करे, लेकिन मुझे ये नहीं समझ लगती कि सियासी हल है क्या। ये सियासी हल तलाश करते हुए 2023 से शुरू हुए हैं ना। अच्छा, यानी कि हमारे यहाँ जो सियासी हल को मैं समझाऊं ना, उसका मतलब होता है पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, कि उनको ठंडा करें। अच्छा, अगर आप एक दफा ठंडा करें वो बंदे फिर निकल आते हैं, दूसरी दफा ठंडा करें वो फिर निकल आते हैं। पहले आपने क्या किया? आटे की कीमत कम की, 2100 रुपए मन उधर आटा मिल रहा है, हमारे यहाँ इधर 7200 रुपए मन मिल रहा है। बिजली की कीमत कम की, वो किस बुनियाद पे की थी कि उधर से बिजली पैदा होती है? बिजली तो केपी में भी पैदा होती है। केपी वाले कल जो है वो निकल आएंगे जी कि हमें भी 3 रुपए बिजली दें। जो हमारे इलाके में गुजरांवाला साइड पे गंदम पैदा होती है, हमारे इलाके में तो कोई सब्सिडी नहीं मिल रही, उधर उनको मिल रही है। वो भी इन्हीं मुतालबात का हिस्सा था, वो पूरे किए। ये हमारे सियासी लोग थे जो पूरे कर रहे थे, वो इनको अपीज ही नहीं कर पा रहे। उनके मुतालबात जो है इनके वो खत्म ही नहीं होते। कभी जो है को ओथ का मुतालबा आ जाता है जी कि ओथ में फलां चीज निकाली जाए। तो ये बड़ा कंसर्निंग चीज है, यानी कि मैं नहीं समझता ये जो मुतालबात आ रहे हैं, क्या ये नाजायज है? जैसे अब सीट्स वाले मुतालबात को ही ले ले, क्या ये नाजायज है या फिर आप समझते हैं इसके ऊपर वर्किंग हो सकती है? अलीना, मैं सीट वाले मुतालबे की बात करता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। क्या जो हम बात करते हैं कि उधर जो सीट्स हैं उधर लोग इतने नहीं हैं, बलूचिस्तान से जो लोग मुंतखब होके आते हैं, या बलूचिस्तान की कितनी पॉपुलेशन? बलूचिस्तान की पॉपुलेशन आपके जो एक लाहौर है ना, लाहौर के बराबर पूरे बलूचिस्तान की पॉपुलेशन है, ठीक है। उधर जो सीट से लोग मुंतखब होके आते हैं उनके कितने वोट होते हैं? फिर क्या किया जाए कि बलूचिस्तान की सीटें हम खत्म कर दें? उधर भी तो चल रही है ना, ठीक है। तो ये सिर्फ ये ऐसी बात नहीं है, यानी कि इसमें जो अहम पॉइंट है ये सीट्स जो है, या कश्मीर काज का जो पॉइंट है, ये जो नफरत बढ़ रही है, यानी कि जो लोग उधर से भी नफरत बढ़ा रहे हैं उनको भी डिस्करेज करना चाहिए। ये आप जो है यानी कि उनको एक एलियन के तौर पे डील करते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर से लोग आए हुए हैं। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैं तो अभी जो इनके मुतालबात सुने हैं, इससे पहले तक मेरी नजर में तो ऐसे लगता था कि जैसे कश्मीर काज के मामले में तमाम कश्मीरी इकट्ठे हैं। अभी मुझे पता चला कि ये तो इनके दरमियान भी फासले पड़े हुए हैं। मेरे लिए तो ये चीज जो है वो ज्यादा परेशानी है, एक चीज। दूसरा, जो उधर डेवलपमेंट फंड मिलते हैं, जो सीटें पंजाब में उनको डेवलपमेंट फंड मिलते हैं,
क्या वो उनको जो डेवलपमेंट फंड मिलते हैं और इधर जो डेवलपमेंट फंड मिलते हैं वो एक कितने हैं? बहुत ज्यादा फर्क है। इधर जो है वो करोड़ों में मिलते हैं, जो इधर कश्मीर में जो सीटें हैं। तो ऑलरेडी एक फर्क तो ऑलरेडी मौजूद है। वो कश्मीर का या उन लोगों को उससे वाबस्ता करने के लिए या कश्मीर का इशू जो चल रहा है इन्हीं को उसको रखने के लिए ये चीजें हैं, ठीक है। तो चले मैं कहता हूं कि अगर इस पे बात हो सकती है, लेकिन ये तो तरीका नहीं है ना। या तो फिर इनसे कह रहे हैं कि अच्छा ये यार आप 2023 में फिर आपकी तजवीज क्या है? आपकी तजवीज क्या है, तरीका क्या है? का इशू था या आपका बिजली का इशू था, चीमा साहब ये इशू था, इशू आपका है कौन सा? ठीक है चीमा साहब, पहले तुमको आप विड्रा कर लेना, ये इशू पे बात कर उमर चीमा साहब, पहले आप उसको चुराते रहे। अभी जो उमर चीमा साहब एक सेकंड ना, उमर चीमा साहब आपकी, चीमा साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? चीमा साहब फिर आप बिल्कुल मुख्तसर मुझे बताइएगा, फिर आप तजवीज़ क्या करते हैं? तरीका है कि अगर ये नहीं है तो अगर बातचीत या हुकूमत सही नहीं कर रही तो? हाँ मेरे पास फ्रैंकली यानी कि मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं जब ये सोचता हूँ ना कि मिस हैंडल हुआ है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिछले 2 सालों से तो ये ट्रिगर पॉइंट है, माने जा रहे हैं, फिर भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट शहजाद इकबाल साहब के पास लेके जाते हैं, बिकॉज पहले राउंड में उन्होंने इससे मुतालिक। जी शहजाद जी देखिए, एक तो मैंने बताया था कि इस पर बात हो सकती है कि सीटें कम कर ले। जो मिसाल दे रहे हैं उमर चीमा के, पंजाब में ज्यादा वोटर पे एक हल्का बनता है, बलूचिस्तान पे कम पे बनता है। ये कंपैरिजन क्योंकि 2 अलग सूबों का, इसलिए रेलेवेंट नहीं है मेरे ख्याल से। जब एक ही ऑब्वियसली असेंबली की सीट्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे कोई सीट आपकी 1 लाख वोटर्स पे हो और कोई 40,000 पे हो, तो ये एक फर्क होता है। और इसको इस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इसकी निशानदेही करती रही है। अभी आप इसको वैलिड समझे या ना समझे, लेकिन बात होती है एंगेजमेंट की, कि आप एंगेज करके इसको जो है मामले को किसी ना किसी सेटलमेंट तक लेके जा सकते हैं। दूसरा ये कि जो एक बिजली वाली बात होती है, केपी को या कोई और आप सूबा ले लें, बलूचिस्तान को गैस पे उनको रॉयल्टी मिलती है। हम आजाद जम्मू कश्मीर को जो बिजली वहां से बनती है उस पर रॉयल्टी नहीं देते। ये तो वो मुतालबा करते रहते हैं कि हमें रॉयल्टी दे दें, तो जो बजट में आप पैसे हमारे लिए मुख्तस करते हैं वो ना रखें हमारे, क्योंकि उनके मुताबिक रॉयल्टी ज्यादा बनती है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, बट मैं उनकी पोजीशन बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि आप रॉयल्टी दे दें जैसे आप केपी और बलूचिस्तान को देते हैं, तो कोई मसला नहीं, आप हमें जो बजट देते हैं वो ना दें, हम अपना काम चला लेंगे। इस बुनियाद पे उनको जो है वो सस्ती बिजली का एक मुआहदा रियासत ने ही उनके साथ किया हुआ है। और बाकी जो डिमांड्स हैं, देखें, पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ती है, नून लीग लड़ती है, पीटीआई लड़ती है, जेयूएफ लड़ती है, वो सब ये मुतालबा क्यों नहीं करते कि खत्म कर दें, 3 रुपए की बिजली ना दें, सस्ता आटा ना दें? क्योंकि ये बेशतर जो डिमांड्स है, ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की डिमांड्स नहीं है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी या हर आजाद कश्मीर का जो शहरी है वहां उनकी डिमांड है। और अगर ये इतना ही मैं कह रहा हूं कि ये नाइंसाफी है पाकिस्तान के साथ, तो फिर जो है ये सारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कैंपेन करनी चाहिए कि हम 3 रुपए की आपको बिजली नहीं देंगे, हम आपको सस्ता आटा नहीं देंगे। तो उमर साहब, ये जो जितनी भी बाकी डिमांड्स है ना, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो वहां पे इलेक्शन लड़ रही है, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये तो वो भी डिमांड जो है वापस नहीं ले सकते। उन्होंने भी वहां इलेक्शन लड़ना, ये उनको सहूलतें फराहम करने के हक में बात करेंगे। एक इसमें जो कुछ डिमांड्स है, जैसे कोटा वाली डिमांड, ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की थी। ये वाली जो डिमांड है 12 सीटों वाली, ये डिमांड जो है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की है। हमें सिर्फ इतना बता दूं, मैं किसी उनकी जो तरीकेकार है उसका दिफा नहीं कर रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं 100% उनकी डिमांड्स दुरुस्त है। हो सकता है आप कहीं ना कहीं नेगोशिएट जब करेंगे, कोई मिडिल ग्राउंड आप लेते हैं। जो तरीकेकार है उनका, बिल्कुल वो मैं उसको एंडोर्स नहीं करता, वो गलत है। आप ये नहीं कर सकते कि शहर पे शहर बंद कर दें। जब आपको कहा जाए कि आप एपीसी में आए तो आप कहें हम एपीसी में भी नहीं आएंगे, ये नहीं हो सकता। जब आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप इलेक्शन लड़ लें, अगर आप इतनी बड़ी कुव्वत है, वो कहें नहीं हमें इलेक्शन भी नहीं बढ़ना, हमें सिर्फ एक फोर्स बन के रहना है, ये बिल्कुल गलत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या इसका ऑल्टरनेट है? क्या ऑल्टरनेट वो है जो हमने बलूचिस्तान में किया था? क्या उससे हल निकल आया है? क्या यहाँ पे भी लड़ के झगड़ के आपको लगता है कि आप इशू सेटल कर लेंगे? अगर आपको लगता है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ 100% हम इसको सेटल कर लेंगे, तो फिर लड़ें। और हमें बता दें कि 6 महीने 1 साल में जो है आप ज्यादा वाज़ेह हो गया आपका पॉइंट, बिकॉज़ उस वक्त पहले राउंड में थोड़ा सा गैर वाज़ेह रहा था। वो खत्म हो जाएंगे और ये आग मजीद आगे नहीं बढ़ेगी, तो बिल्कुल ठीक है, फैसला फिर ठीक है। आपका पॉइंट मजीद वाज़ेह हो गया। पहले जरा मेरा ख्याल है उसमें इब्हाम था। उमर चीमा साहब कुछ कहना चाहते हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स? बता रहे हैं ना, बलूचिस्तान की अलग असम्बली है, बलूचिस्तान की अलग असम्बली का इशू नहीं है। बलूचिस्तान के लोग नेशनल असम्बली में भी आते हैं, वो भी यानी कि उनके भी वोट्स कम होते हैं। वो ये नहीं है कि सिर्फ वो बलूचिस्तान तक महदूद है। दूसरी ये बात जो है ना कि ये इसको एक लेजिटिमेसी की स्टेम मिल गई है कि उधर 3 रुपए की बिजली है। हमारे यहाँ यानी कि जो लोग गंदम वाले हैं, किसानों को जाके पूछे हैं,
वो उनको इमदादी रकम ही नहीं मिलती, इमदादी कीमत ही नहीं मिलती। अगर कोई गवर्नमेंट एक दफा दे देगी तो कोई भी उसको खत्म करना मुश्किल होगी, क्योंकि उसके वोटर जाते हैं। सियासी जमातें जो है वो कुछ जरूरी नहीं होते कि बड़े लॉजिकल फैसले करते हैं, जो हो जाता है वो उसको छेड़ते नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये दोनों फैसले इन्होंने पहले ये पूरे पाकिस्तान के मुतालबे हैं, किसी जगह चले जाएं, वो आपको केपी वालों को पूछें, वो कहेंगे हमारी भी 3 रुपए बिजली होनी चाहिए, नहीं दे सकते। सर नहीं, आपने एक सेकंड ना, एजीके में, एक मिनट अलीना, एक मिनट, आपने कश्मीर में इसलिए की है कि हम इसको एक सेंसिटिव हिस्सा समझते हैं, हम चाहते हैं कि उधर कोई चीजें आगे ना बढ़े, लेकिन वो बढ़ती जा रही हैं। पहले उनको आटा कम किया, बिजली कम की, लेकिन वो चीजें की रुकने का नाम नहीं ले रही। आए दिन कोई नया मुतालबा आ जाता है, कभी सीटों का मुतालबा है, कभी हलफ का मुतालबा है, पता नहीं खुदा नासा ये बातें किधर से किधर जा रही हैं। अच्छा जी, कोई जवाब देना चाहते हैं? वैसे मेरा ख्याल है जो बिजली का मामला था ना, शहजाद इकबाल साहब वो रॉयल्टीज वाली जो बात कर रहे थे वो इम्पोर्टेंट है उनका नुक्ता, और वो एक बुनियादी सा फर्क बता रहे थे कि बाकी सारी जो सूबे हैं पाकिस्तान के, उनके साथ क्या डीलिंग है। देखिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ जैसी तैसी भी है, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, और मैं बिल्कुल ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि ये जॉइंट एक्शन कमेटी जो है ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ना आए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करें। अगर आपने चीज़ों को बेहतर बनाना है तो आप खुद गवर्नमेंट में आएँ, खुद गवर्नमेंट में आएँ और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। लेकिन इसका अगर वो है तो इसमें जो इस वक्त असेंबली है या जो आइंदा आने वाली असेंबली है, जो मेन वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना रोल प्ले करें, वो उनके सामने खड़े हों, अगर उनके अनरीजनेबल डिमांड्स हैं तो वो हो, लेकिन ये मसला विद इन कश्मीर जो है सॉर्ट आउट होना चाहिए। अच्छा, हम इसको कंक्लूड भी करना है। सलीम साफी साहब का जाते जाते हम राय ले लेते हैं। ये कुछ हवालों से, चूंकि बलूचिस्तान की बात भी हुई, तो बलूचिस्तान का गैस वहाँ से निकल के पूरे पाकिस्तान में फैल गया था, लेकिन खुद वहाँ के मकामी सुई और डेरा बुगटी के लोगों को वो नहीं पहुंचा था, वो उनको नहीं दिया जा रहा था। और अब भी बलूचिस्तान के जिन इलाकों को गैस दिया जा रहा है तो उनसे उसकी कीमत ली जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के तुरबेल डैम के नेट हाइडल प्रॉफिट के जो अरबों रुपए है वो वफाकी हुकूमत के जिम्मे वाजिबुल अदा है। और मैंने जब से सहाफत शुरू की थी उस वक्त से लेके मैं ये मुतालबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सुनता रहा हूं कि भाई हमें दे दें, लेकिन हमें नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे ये फैसला हुआ इनके साथ, और वो भी इस कमेटी ने पहले नहीं किया था कि 3 रुपए फी यूनिट बिजली उनको मिल रही है। हालांकि 3 रुपए फी यूनिट मंगला में खुद प्रोडक्शन कास्ट भी वो नहीं है। तो आटे से मुतालिक, उससे मुतालिक, बोर्ड से मुतालिक, एजुकेशन बोर्ड से मुतालिक ये मुतालबात तो उनके मंजूर हुए थे, लेकिन जाहिर है कि वो इस मुल्क के शहरी हैं, हमें अपने आपसे ज़्यादा अजीज़ हैं और उनको इंगेज करना चाहिए, ना कि बेदरेख ताकत का इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि ये जो हम कहते हैं कि नाजुक है और हसास है, तो मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में हमें फ़र्क को मद्देनजर रखना चाहिए। एंगेजमेंट किस हद तक और किस तरीके से, इसके ऊपर मेरा ख्याल है सबका इत्तेफाक है। एंगेजमेंट नहीं होनी कोई भी नहीं कह रहा हमारे पैनल के ऊपर। और बिलावल साहब का जो मुतालबा है वज़ीर आज़म से, इससे मुतालिक भी सब कह रहे हैं कि जी ख्वाजा आसिफ साहब की जो स्टेटमेंट है वो गैर जिम्मेदाराना है और डेफिनेटली पूछा जाना चाहिए। इस्तीफ़े वगैरह की बात के ऊपर थोड़ा सा इख्तलाफ राय पाया जा रहा है। और भी सवालात हैं वो भी जो आपने यूट्यूब के ऊपर भेजे हैं, उन सबको भी एड्रेस करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर सवाल भेजे, तज्जियाकारों से उनके जवाब जानते हैं। उमर शीमा साहब, अमरीकी सदर ये बार बार दावा कर रहे हैं डील के बाद कि उनकी पॉलिसीज़ ने अमरीका की आलमी बरतरी, असर और रसूख, अस्करी ताकत को मज़ीद मजबूत किया है दुनिया के अंदर। सवाल ये है कि इस जंग के बाद अमरीका की ताकत और असर में इजाफा हुआ है या कमी? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि अमेरिका एक्सपोज हुआ है। और अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री देखें, अमेरिका जब भी किसी एक फॉरेन एडवेंचर पे गया है, इन्हें शिकस्त ही हुई है। वो चाहे वियतनाम हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो। और ईरान के मामले में चूंकि पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व होगी, जब वो सारा रस्सा बंद हो गया स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, तो पूरी दुनिया इसमें देखना भी शुरू हो गई और सबने इस चीज को नोट भी किया। तो मुझे ये लगता है कि ट्रंप एक ओवरऑल
एक खुद लोड थिंकिंग करता रहता है, वो अपने आप को कायल करने की कोशिश करता है कि नहीं मैं जीत गया हूँ। मुझे लगता है कि ये इसका मर्ज बढ़ता जाएगा आने वाले टाइम पे। अभी जो पॉलिटिकल कैंपेन होगी ना, ईरान उसकी छेड़ बन चुका है, तो वो जो है ठीक है। उसके यूरोपियन एलाइज हैं वो भी उसको छेड़ते हैं, उसके जो डेमोक्रेट्स हैं अमेरिका में वो भी उसको इसी बात पे छेड़ते हैं। वो कहते हैं कि इससे अच्छी डील तो ओबामा ने की हुई थी बिल्कुल सही, हाँ। 2015 में, जो तुमने आके तोड़ी, और फिर जो है अब जो है तुम क्या 2026 हासिल कर में लिया उस तरह की डील के 2026 लिए में, भी बल्कि उससे तरसे। कमी की है। हाँ। आप बाकी एलाइज की बात कर रहे हैं। इस वक्त मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो बड़ा अहम दौरा कर रहे हैं मिडल ईस्ट का, तो वहाँ पर जो इत्तेहादी हैं उनके एलाइज हैं वो भी बड़ा सवालिया निशान है। आने वाले प्रोग्राम्स में इसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। फिल वक्त उमर चीमा साहब, मज़ा साहब, आज जो कौमी असम्बली में एक्सचेंज हुआ है उसमें फ़ारूक सत्तार साहब ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने कहा है कि अगर कराची के मसाइल पर तवज्जो ना दी गई तो शहर में आज़ाद कश्मीर में जैसे एक्शन कमेटी है, कराची में भी वैसी कोई प्लेटफॉर्म तश्कील पा सकता है। इस बयान का मकसद और इसको आप इस मौके के ऊपर कैसे देखते हैं सर? फारूक सत्तार साहब पहले MQM बना लें, उसके बाद एक्शन कमेटी बनाएं। वहाँ जो उनके साथ बैठे हुए थे मुस्तफ़ा कमाल, उनके और MQM के चेयरमैन के दरमियान जो कुछ हो रहा है पहले उसे तो रिजॉल्व कर लें। वो ये फारूक सत्तार साहब इस तरह की बातें ना किया करें। इस तरह की जो बातें करते हैं जो कि बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल कटी हुई होती हैं। वो आप जाते हैं, वो आप कामरान टिसूरी साहब को दोबारा गवर्नर बनाना चाहते हैं, कभी आप कहते हैं MQM, मतलब MQM को अगर वो गवर्नर मिल भी जाए तो क्या होगा? गवर्नर तो पावरलेस होता है। असल तो डिमांड ये होनी चाहिए थी कि आप लोकल आपका जो बिल है वो आज तक क्यों नहीं पास हुआ? आपने तो ये भी कंडीशन लगाई थी कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए तो हम वोट नहीं देंगे बजट में। तो फिर क्या हुआ? वो सारी चीज़ें क्या हुई? तो मेरा ख्याल है ये इस तरह के डॉक्टर फारूक सत्तार बहुत ही पुराने MQM के लीडर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले चंद सालों में उनकी अपनी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। उनको अपने आप को रिविज़िट करना चाहिए और MQM को दोबारा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक्शन कमेटी वगैरह कैसे बनाएंगे और क्या बनाएंगे, ये मुझे इसमें कोई मंतक नज़र नहीं आती। ठीक है, थैंक यू सो मच मज़हर अब्बास साहब। सलीम साफ़ी करते हैं। सलीम साफ़ी साहब, आज UN की कमीशन ऑफ इंक्वायरी की एक बहुत ही तशवीशनाक रिपोर्ट आई है फ़लस्तीन से मुतल्लिक। इसराइल ने जो 7 अक्टूबर से एक जंग शुरू की, मुसल्लत की फ़लस्तीनियों के ऊपर, उसको एक रिपोर्ट की शक्ल में कंपाइल किया गया है और इसमें ये कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है कि जो हमले हुए इसराइली अफवाज की तरफ से उसमें तकरीबन 30% बच्चे थे। इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है, ये कंपाइल किया गया है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से, एक मुनज़्ज़म प्लान के ज़रिए ख़ास तौर पे नस्ल कुशी की गई और बच्चों को, फ़लस्तीनी बच्चों को टारगेट किया गया। आप क्या समझते हैं ये जो कंपाइलेशन है या UN की तरफ से, कमीशन की तरफ से रिपोर्ट बाकायदा मुरतब करना, क्या अमली कार्रवाई करने में भी कोई मदद देगा? ये देखिए, जो वहाँ पे जंग नहीं हो रही, ये जंग की इस्तिलाह गजा के लिए गलत है, क्योंकि जंग 2 फरीकों के दरमियान होती है। तो वहाँ तो मासूम लोग थे, मासूम आवाम थे, मासूम शहरी थे एक तरफ, और दूसरी तरफ इजराइल की जारे अफवाज थी। और उन्होंने जुल्म के जितने भी तरीके रहे हैं, उन्होंने बल्कि नए नए तरीके भी ईजाद किए हैं जुल्म करने के लिए। और फिर आम तौर पर हर तरह की आबादी में ज़्यादा तादाद बच्चों की होती है और महज़्ज़ब अक़वाम जंग के दौरान भी बच्चों का ख्याल रखती है। लेकिन इजराइली अफवाज की ये खसूसियत है कि वो पर्टिकुलरली खसूसियत के साथ वो फ़लस्तीनी बच्चों को टारगेट करते हैं, और सिर्फ टारगेट नहीं करते, सिर्फ उनको कत्ल नहीं करते, बल्कि ऐसी तरह के मजालिम भी वो डालते हैं कि जो मेरी ज़ुबान पे नहीं आ सकता और TV पे उसका तज़किरा नहीं किया जा सकता। तो ये तो फिर वो ये भी करते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन है उनको उधर आने नहीं देते। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि इसके बाद कुछ होगा, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इजरायली मजालिम उसी तरह जारी रहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आलमी इदारों ने भी कई मरतबा इजराइल को कंडेम किया है, उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। खुद आप देखें कि आलमी अदालत इंसाफ में वो मतलूब है
जो जनूबी अफ्रीका वहाँ पे गया था फ़लस्तीन के मामले पे, तो इजरायली वज़ीर आज़म जो है नेतन्याहू, जो इस सारे कत्लेआम का मास्टरमाइंड है, तो वो वहाँ पे न पेश हुए न उसकी बात को मानते हैं, अदालत की बात को मानते नहीं हैं। तो वो जो कहते हैं कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात, ये बदकिस्मती है फ़लस्तीनियों की कि उनके साथ ये जुल्म इसी तरह जारी रहेगा, और जब तक कि किसी कोई क़ुव्वत ऐसी नहीं आ जाती कि वो इजराइल को मुहार डाल दे, तो वो बदमस्त हाथी की तरह इसी तरह फ़लस्तीनियों को कुचलता रहेगा। थैंक यू सो मच सलीम साफ़ी साहब। लेकिन फॉर वट एवर इट्स वर्थ, ये जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस जैसे इदारे की तरफ से ऑन रिकॉर्ड आना कि इसराइल ने एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत फ़लस्तीनी बच्चों को टारगेट किया और उसकी नीयत नस्ल कुशी की थी, आई थिंक ये ऑन रिकॉर्ड आना बहुत बड़ी बात है, सिम्बॉलिकली बेशक, लेकिन एक जो बार बार इसराइल की या सहयूनियों की तरफ से आर्ग्यूमेंट बनाया जाता है कि इसराइल ये सब कुछ अपने दिफा में कर रहा था, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ अपने दिफा में कर रहा था, ये उसको बहुत शदीद तरीके से डीबंक करता है। सो सिम्बॉलिकली भी इन चीज़ों की बड़ी अहमियत होती है। विद दैट आज के शो से इजाज़त दें। अल्लाह।